उनका स्वागत करना चाहूँगा और कंटिन्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पर न्यू चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद में इवनिंग की क्लास में हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो तब तक हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो चैप्टर इसका एक चैप्टर का शॉर्ट व्यू देखने के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधे अपने स्क्रीन पर। ज़रा ध्यान दीजिएगा एक बार। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 29 के बारे में बात करेंगे कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 372 से लेकर के 394 तक डिफाइन किए गए हैं। बोलना चाहूँगा ये वीडियोस मैं ऑनलाइन उस पर भी अपडेट करता हूँ यूट्यूब पर। अगर आपको ये ठीक लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पर बढ़ सकें और ये लॉन्ग टाइम तक आपको देखने के लिए यूट्यूब पर भी मिल पाएंगे। मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए आज हम जो डिस्कस करेंगे अपील्स के बारे में। अपील्स क्या होती है, अपीलें क्या होती हैं। सेक्शन 372 से लेकर के 394 तक ये डिफाइन किए गए हैं। इनके वन बाई वन सेक्शन का सबसे पहले हम लोग एक बार शॉर्ट व्यू देख लेते हैं किस सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिएगा, ज़रा नज़र डालिए। सेक्शन 372 पर नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 373 की तरफ अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। आप भी मेरे साथ साथ स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है, आप चाहें तो इसे अपने मन में रिपीट कीजिए या बोलकर पढ़िए। आपकी जैसी इच्छा हो आप इसे रिपीट कर सकते हैं। माइक ऑफ रहता है तो हमारे पास तक आपकी वॉइस नहीं आती है, पर आप भी पढ़ेंगे तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, रिपीट करना चाहूँगा इनको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 373 को अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। अब यहाँ पर देखिएगा, सेक्शन 374 अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस, दोष सिद्धि से अपील। सेक्शन 374 प्रोविजंस करता है अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस, दोष सिद्धि से अपील। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 375 नो अपील 10 केसेस व्हेन अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो अपील ना होना। सेक्शन 376 में नो अपील इन पैटी केसेस, छोटे मामलों में अपील ना होना। सेक्शन 377 में अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। नेक्स्ट सेक्शन 378 में अपील इन केस ऑफ एक्विटल, दोष मुक्ति की दशा में अपील। सेक्शन 379 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 380 स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 381 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हियर्ड, सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 382 पिटीशन ऑफ अपील, अपील की अर्जी। सेक्शन 383 प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल, जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 384 समरी डिसमिसल ऑफ अपील, अपील का संक्षेपता खारिज किया जाना। सेक्शन 385 प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरली, संक्षेपता खारिज ना की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 386 पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट, अपील न्यायालय की शक्तियाँ। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 387 जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट, अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय।
नेक्स्ट देखिए सेक्शन 388 में ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। सेक्शन 389। सेक्शन 390 में अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्यूटल, दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। सेक्शन 391 में अपीलेट कोर्ट मे टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 392 प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हों वहां प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 393 फाइनलिटी ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑन अपील, अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। नेक्स्ट सेक्शन 394 अबेटमेंट ऑफ अपील्स, अपीलों का उपशमन। ये आपने इनका शॉर्ट भी देखा। अब मैं सीधे चलता हूँ डायरेक्ट की तरफ। अब हम इनको वन बाई वन सेक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेरेट्स में कि क्या दिया हुआ और वेयर के बाद फिर हम इनकी स्टडी करते हैं। चलिए गाइस, आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है तो एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सर। ओके गाइस, क्लियर है सर, क्लियर है जी। थोड़ा सा कंफर्म कर देते ना तो मुझे अच्छा लगता, नहीं तो फिर मैं आपको पता है ना मैं कैसे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। पढ़ाई देखिए ना, आवाज़ आए तो बता दीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आप लोगों को भी तो नहीं आती ना, तो फिर मेरी भी नहीं आएगी। अब क्या करूँ, मुझे फिर ऐसे पढ़ाना आ जाता है, जैसे आप लोग बोलते नहीं हो ना। क्या हो गया गजेंद्र जी? सर इस बार तो सर आई थी ना सर हम लोग की आवाज। हाँ, इस बार आई थी ना, देखो कभी कभी जल्दी कर, है ना। देखिए सर, सभी लोगों का बोलना थोड़ा सा कंपलसरी है, बोल दिया कर, बता दिया करें कि भाई आवाज़ आ रही, ठीक है, क्लियर है। हमें ऐसा लगता रहता है कनेक्ट नहीं पता चले, हम इधर पढ़ाते रहे, आप लोग गायब हो गए, अब पता ही नहीं चला, पूरे हमने पढ़ा दिया, इसके बाद पता चला रही यहाँ तो कोई है ही नहीं एक दूसरे। तो बिल्कुल वैसी कहावत हो जाएगी जैसे कोई कवि और कुछ लोग जो जाते हैं ना कविता सुनाने, बेचारे वो मस्त होते रहते हैं, लास्ट में जो लाफ्टर चैलेंज में कभी आपने सुना हो, एक बार एक जोक सुना रहे थे वहाँ पर कि मैं कविता पढ़ना मैंने शुरू किया और लोगों ने एक एक करके खिसकना शुरू किया, सब लोग चले गए, लास्ट में एक व्यक्ति वो सुनता रहा। तो मैंने उससे पूछा, भाई आपको मेरी कविताएं इतनी पसंद आ गई कि आप, सब लोग चले गए फिर भी 9-10 बजे तक आप बैठे हुए हैं। तो उस जो व्यक्ति था उसने कहा, साहब कविता पसंद नहीं आई है, जहाँ पर आप खड़े होकर बोल रहे हो और जो दरी जो बिछी हुई है ये दरी मेरी है, मैं दरी के लिए बैठा हूँ, तो कहीं ऐसी कहावत ना हो जाए। तो बड़ा हंसी आई वहाँ पर लोगों को, इंजॉयमेंट मैंने कहीं ऐसा तो नहीं है रियलिटी में, देख लेना भाई। चलिए चैप्टर 29 को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए और फिर उसको पढ़ना शुरू कीजिए तो आप बेटर अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो खुश रहिए, आराम से, जो को सुनाना हो तो मुझे बता दिया करें, कोई दिक्कत नहीं, आप सुना सकते हैं। देखिए ज़रा अपीलें के बारे में हम लोग यहाँ पर, अपील कौन से कोर्ट को क्या होती है। तो देखिए जनरली हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब हम अपील्स की बात करते हैं तो सीधा सा कहा जाता है कि निचली अदालत से अगर केस हार गए तो ऊपर की अदालत में हम अपील कर सकते हैं, जनरली लोग यही बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि कितनी कीमत तक के केस हों या कौन से केस हों जिनकी अपील होगी और ऐसे कौन से केस होंगे जिनकी अपील नहीं होगी। क्या सभी में अपील हो जाती है? अगर सभी में अपील हो जाती है तो रिव्यू और रिवीजन का मतलब क्या है? पुनरीक्षण कब लागू किया जाता है, पुनर्वलोकन कब लागू किया जाता है? मतलब
इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 372 से लेकर के आप 394 तक पढ़ेंगे 1 बाई 1 सेक्शन। तो जो जितने आज हो जाएंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगले फिर नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा सेक्शन 372 आप पढ़ रहे हैं सीआरपीसी का। देखिए, जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना, तो अपील कब होगी यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा। देखिए, इस संहिता का मतलब आप समझ रहे हैं, सीआरपीसी की बात हो रही है। और तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मतलब कोई भी दंडिक विधि हो, जैसे क्रिमिनल लॉ कोई भी जो एप्लीकेबल हो यहाँ पर, उन सब की हम लोग बात कर रहे हैं। द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय ना होगी। अगर उनमें कहीं अपील को लिखा गया कि भाई इस केस में अपील होगी तो उसमें ही अपील होगी, अन्यथा किसी में नहीं होगी। अगर देखिए, परंतु पीड़ित को न्याय द्वारा पारित अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले या कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील होती है। अब मामूली तौर पर अपील क्या होती है सभी को मालूम है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई केस आप हार जाते हैं तो जनरली कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट से कोई केस हार जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ये नॉर्मल बात की गई है, ठीक। तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं कि मामूली तौर पर जहाँ अपील होती है वहाँ होगी। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग, 372। अब कहा गया कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना, जब तक कोई अन्यथा उपबंधित नहीं होगा अपील कहाँ होगी। तो कहा गया कि अगर इस संहिता में कहीं अपील की बात की गई है तो वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, या किसी अन्य विधि के द्वारा कोई बात की गई कि इसमें अपील होगी तो या उसके अनुसार होगी, और जैसा अगर नहीं है तो उसके सिवाय ना होगी। तो पहले दो पॉइंट्स यहाँ पर है कि इस संहिता द्वारा और तत्व समय प्रवृत्त विधि के द्वारा जो इन प्रेजेंट में लॉ एप्लीकेबल हो उसके द्वारा यहाँ पर अपील की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन 373 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका भी और समझेंगे, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, फिर और क्लियर हो जाएगा। ये परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति। सदाचार तो आप जानते हैं क्या होता है, कोई भी जो अपराधी है वो अब ऑफेंस नहीं करेगा इतने समय के लिए। जब कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई थी, परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा जानते हो क्या होता है, प्रोविशन पर छोड़ देना। तो परिवीक्षा अवधि क्या होगी कि जैसे कोई ऑफेंस किया हुआ है, ऑफेंस साबित भी हो रहा है पर इतना छोटा है कि उसे अगर आप अपराध देते हैं, पनिशमेंट देते हैं अगर कोई कोर्ट उसको, तो वो एक अपराधी बन जाएगा। और अगर उसे अपराध ना देते हुए माफ़ कर दिया जाए और उसे समझा दिया जाए, थोड़ी सी डांट दिया जाए, तो उसे अपराधी बनने से रोका जा सकता है। तो विधि का मेन मोटो यही है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी बनाना नहीं है, बल्कि उसे रिफॉर्मेटिव सिस्टम के थ्रू उसे सुधारना है। तो सुधारने के लिए जो आवश्यक होती है उसके लिए कदम उठा सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुधारने के लिए क्या कर दिया है कि अगर छोटे मोटे केस हैं जिसमें न्यायालय उठने तक का पनिशमेंट देना है, तो उसे पनिशमेंट ना देते हुए, जैसे मान ली कोई बच्चा है जिसकी एज 20 साल है, अगर उसने कोई ऑफेंस कर दिया और उसको पनिशमेंट केवल इतना मिल रहा है न्यायालय उठने तक का, अगर उसको पनिशमेंट लगा दिया तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में और कई जगह उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। तो इसको रोकने के लिए कोर्ट क्या करेगा, उसे परिवीक्षा अवधि का लाभ दे सकता है। देखो, तुमने ऑफेंस तो किया है, तुमने इसको मारा तो है, 323 तुम्हारे ऊपर रजिस्टर्ड भी है, साबित भी हो रही है, लेकिन अब ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तुम्हारे भविष्य को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। तो कोर्ट ऐसे डांट लगा कर उसको छोड़ सकता है और बोल सकता है कि अगले 2 महीने तक कोई भी ऑफेंस नहीं करोगे। अगर 2 महीने तक तुमने कोई भी ऑफेंस किया तो अगली बार हम तुम्हें जेल भेज देंगे। लेकिन ये कब मिल सकता है, जब उस व्यक्ति का एज कितनी हो। एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कल पढ़ा था आप लोगों ने, एक बार जल्दी से बता दीजिए अगर याद हो तो। 21 सर 21 से कम। वाह, गुड। 21 से ये होती ना सिरा वाली बात, देखा, जिनकी एज 21 ईयर से कम हो और उसका ऑफेंसिव कोई रिकॉर्ड ना हो पहले का, कि वो आदतन अपराधी नहीं है
और अगर उसने ऐसा किया हुआ है तो उसे परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, और परीक्षा पर छोड़ने पर उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ सदाचार के लिए प्रतिभूति की बात करते हैं, यानी कि गारंटी की बात करते हैं कि सदाचार के लिए कोई आप गारंटी दो, अगर आपने ऑफेंस किया तो अगली बार तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो न्यायालय ऐसी भर्त्सना करके, उसे डांट करके, ऐसा बोल सकता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए सेक्शन 373 में हम पढ़ रहे हैं अपीलों के बारे में, ये प्रोविजन है, और अब हम यहाँ पर अपील की बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा, परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील होगी क्या? अब देखो कब होगी। कोई व्यक्ति, यहाँ सब क्लोज फर्स्ट देखिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 373 का कौन सा क्लोज है, जल्दी से बता दो कौन सा क्लोज है? फर्स्ट। जिसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है, या अथवा दूसरा, जो धारा 121 के अधीन प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने या उसे स्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यतीत है, सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। कहाँ कर सकता है वो? सेशन न्यायालय में। जरा ध्यान देना, परिशांति कायम रखने से, सदाचार के लिए कोई गारंटी देने की बात कर रहे हैं, या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाला कोई भी ऐसा आदेश अगर कोई दिया गया है, और जो कौन से सेक्शन 117 के अकॉर्डिंग या फिर धारा 121 के अकॉर्डिंग, तो फिर वो कहाँ अपील कर सकता है? सेशन न्यायालय में। तो ध्यान दीजिए, कहाँ अपील कर सकते हैं? सेशन न्यायालय में। ठीक, परंतु यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं जिनके विरुद्ध कार्रवाई सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 122 की। आप लोग सभी लोग प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिए अपना, जिनका भी माइक ऑन हो प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिए। उपधारा 2 या उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार रखी गई है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, परंतु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी। कौन से व्यक्तियों को? जिनके विरुद्ध कार्रवाई सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 122 के अकॉर्डिंग रखी गई है। अब चलिए जरा देखिए यहाँ पर सेक्शन 374, जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 374, दोष सिद्धि से अपील। अगर किसी को दोष सिद्ध कर दिया गया है किसी केस में, तो उसकी अपील कहाँ पर होगी? जरा ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ा सेक्शन 374। एक सेकंड गाइस, सेक्शन 374 का सब क्लोज फर्स्ट आप स्टडी कर रहे हैं। देखिए जरा, जो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है और उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। कहाँ कर सकता है वो? सीधे सुप्रीम कोर्ट में? अरे वाह, कहाँ, कैसे ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कैसे चला गया? कोई बताएगा क्या? किसी को पता है इसके बारे में? हाई कोर्ट में चल रहा था ना उसका सर केस है। हाँ गुड। अच्छा, तो फिर हाई कोर्ट क्या प्रारंभिक स्टेज में कोई केस ले सकता है क्या? किसी को पता होगा इसके बारे में जल्दी से बताइए, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग थोड़ा सा। क्या हाई कोर्ट डायरेक्ट किसी केस को ले सकता है? फंडामेंटल राइट को सर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर अगर कोई मैटर होगा। गुड जवाब। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है उस केस में हाई कोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिता होती है। प्राइमा फेसी वो केस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसकी अपील सीधे से हमें मालूम है कि अगर हाई कोर्ट की अपील करनी है तो कहाँ होगी? वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये जो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में पूछूंगा आपसे छोटी सी, कि हाई कोर्ट में वो सेक्शन, वो आर्टिकल कौन सा है जिसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में प्रारंभिक अधिकारिता के अनुसार वो केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड? 226। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 32। अरे वाह, गुड। जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों सेक्शन बहुत ही वीआईपी हैं। हर साल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सिविल जज एडीपीओ से रिलेटेड जहाँ पर भी एग्जाम होगा इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं से रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो आर्टिकल 32 हो
और चाहे वो आर्टिकल 226 हो। 2009 से बीच में कई बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सिविल जज में भी, यानी कि डायरेक्ट ये सेक्शन ही पूछा है सिंपल। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाओगे तो कौन से आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर केस रजिस्टर्ड हो सकता है, पिटिशन फाइल हो सकती है। तो सीधी सी बात की गई आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट में जाना चाहे 226 के अकॉर्डिंग, यानी कि 226 के अकॉर्डिंग सीधे हो सकता है, जिसमें 5 रेटों की बात की गई है। रेटों की डिटेल आपको 226 में मिलेगी, वही डिटेल यहाँ पर 32 में मिलेगी। बस फ़र्क केवल इतना सा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी गई, यहाँ पर हाई कोर्ट को पावर्स दी गई। चलिए जरा अब हम यहाँ पर देखते हैं। बिल्कुल आपने सही किया, अगर उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दंडिक अधिकारता का प्रयोग करते हुए कोई विचारण किया गया और दोष सिद्ध किया गया, यहाँ पर पनिशमेंट दिया गया है इसमें, तो फिर क्या होगा? तो फिर बिल्कुल यहाँ से जो अपील होगी, अपील कहाँ हो सकती है? हाई कोर्ट में यहाँ अपील हो सकती है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे आप लोग? सेक्शन पढ़ रहे थे 374 का सब क्लोज फर्स्ट। याद करना है, ये ध्यान रखना है। सब क्लोज 2 में जरा ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, इसमें सेशन न्यायाधीश द्वारा, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या फिर किसी अन्य न्यायालय के द्वारा उसमें विचारण में दोष सिद्ध किया गया, जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश है। कितने वर्ष का? 7 वर्ष से अधिक का। उसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोष सिद्ध किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो कहाँ अपील होगी? जरा ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट में। चलिए से देखिए, जरा ध्यान दीजिए, कहाँ पर अपील होगी? हाई कोर्ट में। किन केसेस में? अगर सेशन न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो, देखिए जरा, सेशन न्यायाधीश की बात कर रहे हैं ये, कि सेशन न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो या फिर अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो, किसी भी अन्य न्यायालय के द्वारा अगर दिया गया है और ऐसा दोष सिद्ध किया गया जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास की बात की गई है, तो कहाँ पर अपील होगी? उच्च न्यायालय में। ये आपको नोट करके रखना है, इनसे क्वेश्चन सीधा सीधा सा राइज हो जाता है, पूछा जाएगा जिनमें 7 वर्ष या उससे अधिक का अगर पनिशमेंट दिया जाता है किसी सेशन न्यायालय द्वारा, अपर सेशन न्यायालय द्वारा या किसी अन्य न्यायालय के द्वारा, तो उसकी अपील कहाँ होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा उच्च न्यायालय, यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। सर आप देखिएगा यहाँ पर सब क्लोज नंबर 3 पे, उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति, जैसे ये 2 में प्रोविजंस किए गए हैं, उसके अलावा 2 कहाँ पढ़ा था आपने? ये वाला। इसके अलावा की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? का नंबर में जरा देखिएगा यहाँ पर, जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जरा ध्यान देना, महानगर मजिस्ट्रेट हो, सहायक सेशन न्यायाधीश हो या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हो, जरा ध्यान देना है, न्यायालय के द्वारा कोई विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, अथवा खा नंबर पॉइंट में जरा ध्यान दीजिए, जो धारा 325 के अधीन दंडादेश किया गया है, अथवा गा में जरा ध्यान दीजिए, जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है, तो कहाँ अपील कर सकता है? सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। देखिए जरा इन पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। सबसे पहली बात की गई है महानगर मजिस्ट्रेट, दूसरा बात की गई है सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, तीसरी बात की गई है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, और चौथी बात की गई है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। इनका विचारण अगर किया जाता है तो या फिर सेक्शन 325 के अधीन कोई दंडादेश दिया गया, किसी को पनिशमेंट दिया गया है, या फिर धारा 360 के अधीन कोई दंडादेश दिया गया है, तो भी अपील कहाँ कर सकता है? वो सेशन न्यायालय में। क्लियर हो गया सभी को? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलिए अब हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 की तरफ चल रहे हैं। 375 पर एक बार विचार कर लीजिए। देखिए जरा जल्दी से ध्यान दीजिए। सेक्शन 375 में कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो उसका अपील ना होना। दोषी होने का अभिवचन कब कर सकता है? कन्फेशन कब कर सकता है? जब वो मजिस्ट्रेट के समक्ष, और मजिस्ट्रेट उससे कब कन्फेशन की बात करेगा? हाँ या ना? वो तो कभी भी, चाहे अगर जो अभियुक्त है वो तो कभी भी कन्फेशन कर सकता है जजमेंट से पहले, लेकिन न्यायाधीश कब बात करेगा कन्फेशन के लिए? क्या तुम्हें स्वीकार है या स्वीकार नहीं है? कोई बताएगा जल्दी से? ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर किसी अभियुक्त फ्रेम चार्जिंग होती है।
चार्ज फ्रेमिंग में पूछ लेते हैं। चार्जेस लगा नहीं, जैसे जब चार्ज लगता है ना, तब वो कन्फेशन हाँ करने के लिए पूछते हैं ना उसको। अच्छा, चार्जर आप ले आएंगे, कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, उसको चार्जर लगा देंगे, वो चार्ज होने लग जाएगा ऐसे टाइम पे। अरे सर, वो वाला चार्जर नहीं सर। अच्छा जी जी मैडम, अब मुझे नहीं पता, तो पूछ रहा हूँ। चलिए, और कोई बताएगा इसमें से, किसी को पता हो? किसी को पता है क्या? नहीं पता? चलो सुनिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, अगर चार्ज फ्रेम करने की कंडीशन में आता है, चार्ज फ्रेम कब करते हैं? जब अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थित किया जाता है, उस पर लगाए गए जो आरोप हैं, उन आरोप के बारे में कोर्ट डिस्कशन करता है कि क्या आपने ये आरोप किया। अगर वो कह देता है हाँ, तो बस तुरंत वही ट्रायल खत्म हो जाएगी और आगे कंटिन्यू हो जाएगा केस, और उसको सीधे जेल भेज देंगे, मैटर क्लोज हो जाएगा। ठीक, अगर उसने स्वीकार कर लिया तो आप फिर भी उससे पूछेंगे क्या आप वास्तव में स्वीकार कर रहे हो, सही से कोई धौंस दबाव तो नहीं है किसी के उसमें तो नहीं है आप। अगर वो कहता नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तो ऐसा वो कर सकता है। चलिए ज़रा अब जरा हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। चलिए, वो सब तो हंसाने के लिए बोलते हैं, ऐसा कोई चार्जर नहीं होता है ना मैडम। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिए। सेक्शन 375 की तरफ हम लोग आपको लेकर चला है। यहाँ पे देखिए, कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, कुछ मैटर्स हैं जहाँ पर वो अभियुक्त होने का अभिवचन करता है, वहाँ पर क्या होगी? अपील ना होना, वहाँ पर अपील नहीं होगी। देखिए, धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन पर वह दोष सिद्ध किया गया है, वहाँ पर क्या होगा? का नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान देंगे। यदि दोष सिद्ध उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। दूसरा पॉइंट हम जरा यहाँ ध्यान देंगे, यदि दोष सिद्ध सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तो अपील दंड के परिणाम पर उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं हो सकती। ठीक, अब ये ज़रा इसमें जो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, जहाँ सेक्शन 374 में किसी बात के होते हुए भी अगर वो अभिवचन पर उसे दोष सिद्ध किया गया, जैसे उसने कहा हाँ मैंने ऑफेंस किया है चार्ज पर ही, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? देखिए जरा का नंबर पॉइंट में, यदि दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक, अथवा यदि बात की गई है, यदि दोष सिद्धि सेशन न्यायालय द्वारा, महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तो अपील दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर दंड का जो परिणाम है उसके बारे में ही होगी कि भाई इतना पनिशमेंट क्या ठीक है, जैसे किसी में 6 मंथ का पनिशमेंट होता है और उसमें उन्होंने मान लो 1 ईयर का सुना दिया, तो फिर इस मैटर में ऐसा किया जा सकता है कि भाई दंड तो आईपीसी में या किसी भी अदर लॉ में 6 मंथ का दिया, आपने 1 ईयर का कैसे पनिशमेंट दे दिया। ऐसे कोई मैटर्स अगर आते हैं तो उनकी अपील की जा सकती है, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी अपील नहीं होगी। तो पहली चीज़ तो अगर किसी अभियुक्त ने ये अपराध स्वीकार कर लिया है कि अब यहाँ पर मैं ये इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने ये अपराध किया है, तो सीधे सीधे उसे पनिशमेंट की बात करेंगे और यहाँ पर मैटर क्लोज हो जाएगा और कोई भी अपील नहीं होगी। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 375। चलिए अगला जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 376 में जरा ध्यान देंगे, छोटे मामलों में अपील ना होना। अब वो छोटे मामले कौन से होंगे जिनमें अपील नहीं होगी? तो देखिए जरा यहाँ पे सेक्शन 374 में किसी बात के होते हुए भी दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में ना होगी, अर्थात नंबर का, जहां उच्च न्यायालय केवल 6 मास से अनधिक की अवधि के कारावास या 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माना दोनों का दंडादेश पारित करता है। कितना? जरा ध्यान देना, छोटे मामले कौन से होंगे? जहां न्यायालय केवल 6 मास से अनधिक की, कितने की? 6 मास से अनधिक की बात करता है, जिसमें कारावास और 1000 रुपये से अनधिक जुर्माना लगाता है। तो ऐसे मैटर्स का क्या होगा? अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, तो यहाँ पर कोई अपील नहीं होगी। ये छोटे मैटर्स में काउंट होंगे। जरा ध्यान रखना, कितना पॉइंट है? 6 मंथ और 1000 का। खा नंबर पॉइंट में जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल 3 मास से अनधिक, कौन सा? या तो सेशन न्यायालय की बात कर रहे हैं
या फिर महानगर मजिस्ट्रेट की बात करें। और पनिशमेंट कितना दे रहे हैं? 3 मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या 200 रुपये से अधिक अनधिक जुर्माने का, अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने का दंडादेश पारित करता है तभी ये क्या मान लेंगे, ये छोटा मैटर, इसमें कोई अपील नहीं होगी। गा नंबर पॉइंट में ज़रा ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से अनधिक, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितना कर रहा है? 100 रुपये की बात कर रहा है। अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है उसमें भी। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, जहाँ संक्षिप्तता विचारित किसी मामले में धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, किंतु वह केवल इस आधार पर अपीलनीय ना हो जाएगा कि अगर मान लो यहाँ पर पहले तो ये का खा गा घा तक ये मान लिए कि ये छोटे अपराध हैं, इनमें कोई अपील नहीं होगी। अब यहाँ पर बात की गई कि परंतु यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई दंड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, किंतु वह केवल इस आधार पर अपीलनीय नहीं हो जाएगा। कौन से आधार हैं वो? जरा इन आधारों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, दोष सिद्ध व्यक्ति को परेशानी कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो। जहाँ पर दोष सिद्ध व्यक्ति है और उसे परेशानी कायम करने के लिए यानी शांति बनाए रखने के लिए कोई गारंटी की बात की गई है, कोई ऐसा आदेश दिया गया है, तो वो अपील की बात नहीं करेगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निर्देश को दंडादेश में शामिल किया गया। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसके लिए पनिशमेंट की बात की जा सकती है और उसे जेल भेजा जा सकता है। तो ये भी, इस बात के लिए भी कोई अपील अनुज्ञात नहीं की जाएगी, कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, उस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है। जरा ध्यान देना क्या कह रहे हैं, उस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है। तो इस बात पर भी ये इनको वो नहीं बनाएगा कि इनको कोई राइट्स नहीं मिल जाएगा इन पॉइंट से कि ये अपील कर सकते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन अगर कोई अलग से दूसरा कोई इसमें ऐड हो जाए जिसमें पनिशमेंट ज़्यादा हो जाए, जो टर्म्स कंडीशन आपने ए से लेकर के बी तक ऊपर पढ़ी हुई हैं, मतलब का से लेकर के घा तक पढ़ी हुई हैं, इन टर्म्स कंडीशन में कोई भी अगर ऐड हो जाए और जिससे पनिशमेंट बढ़ जाए, जैसे यहाँ पर कहा कि 1000 रुपये से अधिक जुर्माना और 6 महीने की जगह 8 महीने 1 साल हो जाए तो बिल्कुल ये अपील हो जाएगा और इसकी अपील हो सकेगी। और यहाँ देखिए 100 रुपये से अधिक के जुर्माने की बात कर रहे हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा, अगर ये ज़्यादा बढ़ा करके देगा तो इनकी अपील की जा सकती है। तो ये अपील के छोटे मैटर्स हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें। हेलो गाइस, जल्दी से बताइए कंटिन्यू करना है क्या, थक गए हो? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों की? यस सर। आगे ने कंटिन्यू करना है, इतना काफ़ी है? चलिए ठीक है। हाँ सर। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 377 पर एक नज़र डाल लीजिएगा। जब थक जाएं तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो आगे क्लास को कल के लिए पोस्टपोन कर देंगे वहाँ से, ठीक है। सेक्शन 377 में देखिए, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। अगर राज्य सरकार द्वारा कोई भी दंडादेश दिया गया है उसके अनुसार अपील कहाँ होगी, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप पढ़ रहे हैं सब क्लोज फर्स्ट, उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। काम सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है, और नंबर पॉइंट में उच्च न्यायालय में यदि कोई दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, अपील पुरस्कृत करने का निर्देश दे सकती है। देखो जरा इसको ध्यान से समझिएगा।
सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 377 का सब क्लोज ये फर्स्ट, यहाँ कह रहे हैं राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। तो राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी, देखिए जरा यहाँ पे उपधारा 2 में जैसा उल्लंघित है, ये सेकेंड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें, उसके सिवाय इसको छोड़ दीजिए, ये इन्होंने एक्सेप्शन में रख लिया, इनको छोड़ दीजिए, बाकी सबकी कहाँ होगी। कहा गया कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में अगर दो सिद्धि के मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती है, सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है तो, और उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया गया है तो यहाँ दो तरह के बताए गए, सेशन न्यायालय में कब करेंगे और उच्च न्यायालय में कब करेंगे, ये अपील पुष्टि करने का निर्देश दे सकते हैं। अब ये यहाँ देखिए जो एक्सेप्शन रखा गया था इसके सिवाय क्या होगा, तो इसको भी जरा हम लोग देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज 2 में क्या लिखा है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिए। यदि ऐसी दो सिद्धि किसी ऐसे मामले में जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा या इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय सरकार भी लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध अपील कहाँ कर सकता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। अगर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है तो उसकी अपील कहाँ होगी, सेशन न्यायालय में। कहाँ में, जरा देखिए। यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, अन्य न्यायालय द्वारा, तो भी कहाँ होगी, उसकी उच्च न्यायालय में। सेम वही, लेकिन यहाँ पर विशेष जो यहाँ दिया गया है, चलो ध्यान दीजिएगा, कौन सा, ये जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा इस संहिता से भिन्न, ये जो पढ़ रहे हैं आप, पढ़ कौन सा रहे हैं, CRPC, इससे भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है, तो किसी दूसरे अभिकरण के द्वारा, अभिकरण क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स, और ट्रिब्यूनल्स कौन से होते हैं, जैसे स्पेशल कोई भी, जैसे विद्युत के लिए अलग से बना दिया गया है, और पर्यावरण से रिलेटेड अलग बना दिए गए, पर्यावरण के कोई केस आते हैं तो उनको अलग सुनवाई होंगे, फूड सेफ्टी एक्ट के द्वारा कोई बनाया गया है, उपभोक्ता संरक्षण का बनाया गया है, ये सब क्या है, ये सब ट्रिब्यूनल्स हैं। ये ट्रिब्यूनल्स को ही हम हिंदी में अभिकरण बोल देते हैं। ये उपभोक्ता संरक्षण की तरह से इस टाइप के जितने भी होते हैं, इनके अलग से जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जहाँ पर ADJ रैंक के अधिकारी बैठते हैं जनरली, और ये मजिस्ट्रेट वहाँ पर रहेंगे, और ये केवल उपभोक्ताओं से रिलेटेड ही केसों को सुनते हैं, ये पर्यावरण से रिलेटेड ही सुनेंगे। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पर, जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है, किस पर, दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है, यथास्थिति सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्त अवसर नहीं दे दिया गया है, और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोष मुक्ति के लिए दंडादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जब अपर्याप्तता के आधार पर कोई अपील की गई है, तब यथास्थिति कौन कौन, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के कारण दर्शित करने का युक्त अवसर नहीं दे दिया जाता कि क्यों ना तुम्हारे विरुद्ध अपराध को और बढ़ा दिया जाए। तो बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे, और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोष मुक्ति के लिए या दंडादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकता है। वो ये बता सकता है कि साहब मुझे छोड़ दिया जाए, या मेरे लिए जो पनिशमेंट है उसे क्यों कम कर दिया जाए, उसके आधार भी वो यहाँ पर अभिवचन कर सकता है और बोल सकता है। अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 378 को, हाँ जी, सेक्शन 378 को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दोष मुक्ति की दशा में अपील कहाँ होगी, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, मेरे हिसाब से इतना कर लो, फिर दोष मुक्ति का हम लोग कल नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे।
और यहाँ तक कि थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपील जर्नली आपको बहुत जगह पढ़ने के लिए मिलेगी और इससे संबंधित बहुत सारे केस लॉज भी आपको पढ़ना है। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। सो गाइस इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो जिसको समझ नहीं आया हो प्लीज़ बताइए जल्दी से। नहीं, चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।